नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल डाइव टू लर्न में। जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं आज एक महत्वपूर्ण उपन्यास अज्ञे जी द्वारा लिखित, जो कि है शेखर एक जीवनी। ठीक है। उपन्यास की इकाई चल रही है, इकाई 7। हम हिंदी उपन्यास पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आज हम शेखर एक जीवनी को पढ़ने वाले हैं। 2 भागों में ये उपन्यास विभक्त है, यानी 2 भागों में इसका प्रकाशन होता है। तो क्या है इसका कथानक, क्या है इसके पात्र, और इसका समीक्षात्मक मूल्यांकन यहाँ पर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कैसा उपन्यास है ये? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। ठीक है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में होता है और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में होता है। ठीक है। इसमें अज्ञे ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव और उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। ठीक है। यानी बाल मन पर पड़ने वाला जो काम का, अहम का, भय का जो प्रभाव पड़ होता है, उस पर मनोवैज्ञानिक ढंग से लेखक यहाँ पर चिंतन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो शेखर एक जीवनी का कथानक देखते हैं। यहाँ पर हम कथानक क्या है इसका। तो आगे कृत जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसका जो मुख्य पात्र है शेखर। ठीक है। ये उपन्यास शेखर के जीवन की कथा है। इसके कथा के 2 भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते पर आने तक की समस्त घटनाओं का वर्णन मिलता है। यानी बचपन से लेकर फांसी के तख्ते तक किस तरीके से वो पहुंचता है, क्या उसके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, चित्रण मिलता है। कथा की दृष्टि से द्वितीय भाग अधिक सशक्त है, जिसमें शेखर की किशोरावस्था की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रथम भाग निरर्थक है, महत्व दोनों का है, लेकिन दोनों की तुलना की जाए तो द्वितीय अधिक श्रेष्ठ है। और इसके बिना द्वितीय भाग का कोई महत्व भी नहीं रहता प्रथम के बिना। और क्योंकि शेखर के जीवन का निर्माण किन तत्वों के आधार पर हुआ है, वह क्या था, वह क्या होना चाहता था, इन सभी प्रश्नों को अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रथम भाग को पहले पढ़ना होगा। इसके बिना तो दूसरे भाग की कथा की तरफ हम बढ़ नहीं सकते। लेकिन आगे ने शेखर एक जीवनी की कथा में शेखर के जीवन के निर्माण, विनाशक तत्वों, उसकी विकास दशाओं का चित्रण किया है। और उतना उसके जीवन का नहीं, क्योंकि यानी कि मतलब लेखक उसके जीवन का चित्रण नहीं करता, जितना क्या करता है, कैसे उसके जीवन का निर्माण करता है, विनाशक तत्वों में किस तरीके से यानी वो लिप्त होता है गलत कार्यों में, विकास की दशाओं, सारी चीजों का चित्रण लेखक करता है। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के मूल तत्वों का विश्लेषण और उनका अन्वेषण और उद्घाटन करना। ठीक है। आगे जी इस उपन्यास के आधार पर शेखर के जीवन के मूल तत्वों का विश्लेषण करना है, उनका अन्वेषण करना है, खोज करना है, और उनका उद्घाटन करना यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो शेखर एक जीवनी की शुरुआत में शेखर से प्रथम भेंट यानी मुलाकात जेल की काल कोठरी में होती है, वहां जहां वह फांसी की सजा पाए हुए कैदी के रूप में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। शेखर को पता है कि मृत्यु निकट है, फिर भी यह तथ्य उसे विचलित नहीं करता। शेखर को फांसी होने वाली है, इस एक क्षण में वह अपने अतीत के जीवन को फिर से दोबारा जीना चाह रहा है। उसकी आंखों के आगे कितने ही चित्र घूमने लगते हैं, जिनका उसके जीवन निर्माण में बहुत महत्व था। वह एक ही क्षण में अतीत के पन्ने उलटता है और वहीं कथा की शुरुआत हो जाती है। यानी अगर एक तरीके से हम कहें कि फ्लैशबैक शैली में इस उपन्यास शुरू होता है। कथा के प्रारंभ में अनेक दृश्यों के रूप में शेखर के शैशव का चित्रण मिलता है, जहां पर उसके माता पिता, भाई आदि स्थान देकर कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। यानी प्रथम भाग के अंतर्गत शेखर का ईश्वर के प्रति जो अनास्था है, डरावनी चीजों को देखकर घबराना, लेटर बॉक्स पर कूद कर डाकिये का पैर कुचलना, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में परिवार के सभ्यों से पूछताछ कि ईश्वर वास्तव में है भी या नहीं, आप जिसकी पूजा करते हैं उसके विषय में बड़ों से पूछना, माँ के प्रति घृणा आदि बातों का वर्णन प्रथम अध्याय में हम इसके भाग में देखते हैं। ठीक है। तो शेखर के सैसों की घटनाओं में से एक घटना जिसे भगवान में से उसका विश्वास उठ जाता है, वो है कि एक बार देवी के पुजारी को सांप काटने पर जय देवी माता चिल्लाता चिल्लाता मंदिर में पूजा करने जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। इस वक्त शेखर सोचता है कि भगवान का या देवी का नाम लेने पर भी देवी ने उसकी जान नहीं बख्शी, तो वह देवी के अस्तित्व के प्रति शंकालु हो जाता है।
यहाँ तक कि ईश्वर के प्रति अनास्था हो जाने पर घर वाले नास्तिक भी उसको कहने लगते हैं। मतलब उसको लगता है कि उसने ये माता इसकी रक्षा नहीं कर पाई, तो यहाँ कोई इनका अस्तित्व ही नहीं है। ये उसके बाल बाल मन में ये घटनाएं घर कर जाती हैं। शेखर के सैसों से संबंधित दूसरी घटना हम देखते हैं कि जब अजायब घर में चर्म के व्याघ्र को देखने पर उसको बुखार आ जाता है। यानी वो डरने की प्रवृत्ति उसके अंदर थी कि यानी एक चर्म के उसके सिंह को देख करके उसको बुखार आ जाता है। तीसरी घटना उसके लेटर बॉक्स पर चढ़कर अपनी बहन सरस्वती के खत की प्रतीक्षा करना, डाकिए के बहुत कहने पर कूदकर उसके पैर को चल डालना, अपने पिता के दोस्त के लड़के का अंग्रेजी बोलना उसको पसंद ना होने पर उसकी मारपीट करना, ये सारी घटनाएं प्रथम भाग में हम देखते हैं। आम के पेड़ पर चढ़ना, मालिक के रोकने पर आम को गिरा देना, ये सब घटनाएं हम प्रथम भाग के अतिरिक्त पढ़ सकते हैं। उसके बाद उपयुक्त घटनाओं के साथ इसका जो कथा वस्तु है आगे बढ़ता चलता है। कथानक इसका शेखर की माँ का वर्णन भी इस भाग के अतिरिक्त आता है। शेखर को बराबर डांटती रहती है, इसलिए शेखर का मन स्वतंत्रता चाहने लगता है। यानी वो बार बार की डांट से रोक टोक से वो सोचने लगता है कि वो स्वतंत्र होकर जिए, कोई उसको रोके ना टोके ना। शेखर का पक्षियों को देखकर स्वतंत्रता की तमन्ना मन में उठती है कि वो पक्षियों की भांति स्वच्छंद होकर विचरण कर सके। माँ के दुर्व्यवहार से परास्त होकर ईश्वर के प्रति अनास्था बताने पर घर वालों की ओर से नास्तिक का लेबल प्राप्त करके वह घर छोड़कर चला जाता है। तो इस उसके बाद शेखर अपनी बाल्यावस्था में जिज्ञासा का गुण भी रखता है। वह कोई भी बात परिवार के सभ्य लोगों से पूछता है और उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, वो पूछता है बच्चे के जन्म होने पर वो पूछता है बच्चे कहाँ से आते हैं, जान क्या होती है आदि बातों के उत्तर की जगह पर उसे कहा जाता है कि जाओ भागो बड़े होकर सोचना। ये संवाद उसके अहम को ठोस पहुंचाते, यानी हर तरीके के प्रश्न वो बेबाकी से बड़ों से कर लेता था, और जब उसको उचित उत्तर नहीं मिलता था तो वो उसके अहम को वहां पर ठेस पहुंचती थी। वह अपना एक अस्तित्व एक सम्मान रखता है। उसे ऐसा लगता है कि घर में बड़े लोगों को सब बातों का अधिकार है, मुझे कोई समझता नहीं, मेरी बात का कोई उत्तर नहीं देता। वह आकाश की ओर उड़ते पक्षियों को देखकर उनकी स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न करता है। बाद में वह प्रकृति प्रेमी भी बन जाता है। तो इस तरीके से उपन्यास के प्रथम भाग में शेखर के जीवन की लगभग 17 वर्ष की कहानी आती है। यानी लगभग 17 वर्ष का शेखर का जो जीवन है वो प्रथम भाग में अंकित किया लेखक अज्ञे जी ने, और इसमें पर्याप्त सफलता के साथ उसके जीवन में नियति के सूत्र को ढूंढने और उसका मन कैसे बनता है इस प्रश्न को हल करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उपन्यास का दूसरा भाग आता है। दूसरे भाग में शेखर के प्रकृति प्रेमी बनने के बाद उसके स्वाभिमान को संतोष देने वाली प्रवृत्तियां, जैसे चुगलखोरी करके घर के लोगों के सामने अपना महत्व बढ़ाना, समाज सुधारक बनना, घर वालों से दूर जाकर जीवन की स्वतंत्रता का आनंद मनाना, लेखक बनना, कवि बनना, चोरी करना, इन बातों का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है दूसरे भाग में। तो इसके साथ दूसरे भाग में शेखर का प्रेमी रूप और विद्रोही यानी क्रांतिकारी रूप भी हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद दूसरे भाग के अंतर्गत मैट्रिक की परीक्षा देने के 2 वर्ष पश्चात शेखर दूसरी परीक्षा देने जाता है पंजाब, उसका चित्रण मिलता है। इसके अंतर्गत वहाँ के छात्रावास, वहाँ के लड़कों के साथ शेखर की एकात्म स्थापित करने की चेष्टा, अंग्रेजी भाषा, कपड़े पहनने की अंग्रेजी स्टाइल आदि बातों से शेखर के अस्तित्व तथा आत्मसम्मान का परिचय वहां पर हमको मिलता है दूसरे भाग में। इसके बाद लाहौर यानी पाकिस्तान में बीए में पढ़ते वक्त शेखर एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता है। तब स्वयं सेवक बनने के बाद उसको एक दल का दलपति बनाया जाता है, यानी मुखिया बनाया जाता है। जीवन में वह उसका शायद पहला और अंतिम अवसर था जब उसे किसी पर अनुशासन करने का अधिकार मिला हो। यहाँ उसे अपने सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर मिला। इसी भावावेश में अपने आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए एक दिन अनुशासन के लिए पिसते हुए शेखर ने घोर अपराध कर दिया। उसने अनुशासन भंग करने वाले 3 स्वयं सेवकों को दल से बाहर निकाल दिया और उनकी वर्दी उतार ली। तो इससे क्या हुआ, इस कार्य से असंतुष्ट कुछ व्यक्तियों ने अध्यक्ष से इसकी अपील की। अध्यक्ष के द्वारा उसकी ईमानदारी का विश्वास नहीं किया गया और उसे सम्मान की जगह अफसर के मुंह से अपमान भरे शब्द सुनने पड़े। यह अपमान शेखर के लिए एक पीड़ा कारक था।
यहाँ वह अफसर को दंड देकर घर नहीं भाग सकता था। उसे सहन शक्ति से काम लेना होगा, उग्रता से नहीं। शेखर यही सोचकर इस अपमान को पी जाता है। तो ये सारी घटनाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद शेखर पहरा देने देने वाले को देखने निकलता है। तब कोई स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी पर नहीं होते हैं। एकमात्र इंसान जो आदमियों को की ड्यूटी पूरी करके तीसरी की ड्यूटी निभा रहा है, वह यह शेखर के अनुशासन का पालन करता है। यह सोचकर शेखर उसकी जगह पर ड्यूटी देने लगता है। पूष की रात है, ठंड बढ़ रही है, शेखर कांपने लगता है। अगली बदली स्वयं सेवक के न आने पर वहां से चल देता है। रास्ते में अहिंसा, स्वतंत्रता, इन सारी बातों पर वो विचार करता है। इसी वक्त एकाएक अचानक, यानी मतलब 4-5 टार्चों के प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ते हैं। वह चौंधिया जाता है। इतने में 2 सिपाही आकर उसको पकड़ लेते हैं। शेखर उनसे पूछता है, मैं बंदी हूँ क्या? वह उत्तर देते, हाँ। इन सिपाहियों को लेकर आने वाली सीआईडी वहां थी। वही था जिसके पिटते वक्त कांग्रेस के स्वयंसेवकों को शेखर ने फटकारा था और उसे छुड़ा दिया था। तो उन्हीं लोगों ने शेखर को पकड़वा लिया। बाद में इस बात के लिए उसके अपने अध्यक्ष के द्वारा शेखर, यानी उसके जो उसके खुद के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हीं अध्यक्ष से उनको क्या होता है कि उन्हीं अध्यक्ष के द्वारा उसको मतलब विभिन्न प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस के स्वयंसेवक के रूप में भाग लेने पर उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। अध्यक्ष उसको अपमानित करता है, पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। 10 महीने तक उसको जेल में रहना पड़ता है। वह जेल का पिछड़ों के पंछी बन जाता है। जेल के मतलब पिंजड़ों का, सॉरी पिछड़ों नहीं, पिंजड़ों का पंछी बन जाता है। जेल के 10 महीने की अवधि में शेखर बहुत कुछ सीखता है। जेल में अनेक प्रकार के अनुभवों से घोर पतन की स्थिति, पीड़ा व बोध से वो गुजरता है। जेल के भीतर उसे स्वाधीनता, मुक्ति का सही अर्थ समझ में आया। उसके बाद शेखर का जेल में बाबा मदन सिंह से परिचय होता है, जिनका एक संवाद है कि मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं निश्चित करना चाहिए। कथन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं निश्चित करना चाहिए। शेखर को ये बात बहुत प्रभावित करती है। इससे शेखर में एक जिज्ञासा का उदय हुआ और जो आत्मनिर्भरता का भाव अब तक विद्रोह के कारण आ पाया था, उसने उसे जीवन की आधारशिला का रूप धारण उसने कर लिया। जब शेखर जेल से छूटता है, उसे आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल हो उठती है। इसलिए जेल से छूटने के बाद शशि के घर नहीं ठहरता। पिताजी के रुपयों का पूरा हिसाब दे देता है। होटल का रद्दी खाना खाता है, मगर आत्मनिर्भरता की प्रबल भावना के कारण किसी के पास याचना नहीं करता है। यानी उसके पास आत्मनिर्भरता की एक भावना घर कर जाती है। उसके बाद शेखर जब जेल से तीव्र पीड़ा बोध, गहरी संवेदनशीलता और अनुभव लेकर बाहर निकलता है, तो संकल्प करता है कि वह क्रांति करेगा। शशि से बातचीत करते हुए वह कहता है, कुछ करूंगा जिसे क्रांति कहते हैं, सब चीज उलट पुलट रख दूंगा। शेखर का यही क्रांतिकारी रूप उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से शेखर एक जीवनी के द्वितीय भाग में ये विभिन्न घटनाएं हम देखते हैं। और उसके बाद द्वितीय भाग में शेखर के क्रांतिकारी रूप से अधिक प्रभावशाली रूप उसके प्रेमी का रूप होता है। शशि, सरस्वती, शारदा, शांति, ये विभिन्न पात्र हैं जिनके साथ वो अपने, यानी उसका प्रेम सहज दिखाई पड़ता है। शशि और शेखर का प्रेम संबंध हिंदी उपन्यास के प्रेम चित्रण में विशिष्ट स्थान रखता है। शेखर का क्रांतिकारी रूप चाहे जितना भी अविश्वसनीय और प्रभावहीन हो, उसे भूल जाएं। उपन्यास में उसका प्रेमी रूप अत्यंत प्रौढ़ और कलात्मक रूप में चित्रित हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये घटना, इसमें ये कहानी है शशि और शेखर के प्रेम संबंध की। तो शेखर को जब बंदी बनाकर सिपाही जेल ले जाते हैं, तब शशि उससे मिलने के लिए आती है। वह शेखर से कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं सकती। वह बिना बताए वहां से चली जाती है। तब शेखर बेचैन हो उठता है। इसके बाद शशि का पत्र आता है। इससे उसे पता चलता है कि शेखर की प्रेमिका का विवाह किसी दूसरे और व्यक्ति के साथ हो रहा है। तब शेखर ये आघात नहीं सह पाता। वह सोचता है कि बाहर होता तो समाज से शशि के लिए लड़ता, बहस करता, कुछ ना कुछ तो ऐसा करता जिससे शशि का विवाह ना हो। शेखर के इस भाव के पीछे एक ही कारण था कि शशि उसकी प्रेमिका थी। इस समाज में वह एक ही ऐसा पात्र था जिसने उसे सहानुभूति, प्रेम और सम्मान दिया था और उससे खोना नहीं चाहता था। लेकिन जो होना था वो होकर ही रहा। शशि का विवाह ना चाहने पर भी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं इसमें हम मिलती हैं। और उसके बाद जेल से छूटकर शेखर शशि के घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात शशि के पति से होती है।
शशि के पतिदेव के घर से बाहर जाने पर शशि से मिलता है। दोनों एक दूसरे को जी भर के देखते हैं। बाद में शशि बताती है कि शेखर, जो सत्य तुमने अपने भीतर पाया है उसे दूसरों को दे सकते हो। शेखर शशि की इस बात से प्रेरणा लेकर लिखना शुरू किया। उसने शशि को ध्यान में रखकर हमारा समाज नामक एक पुस्तक की रचना की। प्रकाशकों के पास जब ये पुस्तक गई तब सबने इसके तीखे व्यंग्यों से स्वागत किया। शशि की प्रेरणा से लिखी पुस्तक का अपमान होने पर शेखर तिलमिला हो उठता है। जब उसके लेखन कार्य को संपूर्ण सम्मान, विश्वास और स्वतंत्रता नहीं मिली तो वो पेंटर हो गया। लेकिन उसका पेंटर कार्य भी राजनीतिक झगड़ों के कारण सफल नहीं हो सका। तो यही सारी घटनाएं जो होती हैं शेखर को क्या बनाती हैं, विद्रोही और क्रांतिकारी और अहम की भावना से प्रेरित करती रहती हैं। तो इन सब परिस्थितियों को शेखर क्या होता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है। आत्महत्या करने का इरादा करके रास्ते के बीच खड़ा हो जाता है। मोटर के आने पर लड़की के द्वारा उसे बचा लिया जाता है। बाद में वह निराश होकर शशि के पास आता है। शेखर की हालत देखकर शशि की आंखों में आंसू गिर पड़ते हैं। शेखर आत्महत्या के कारण को बताता है। सखी शशि शेखर को सांत्वना देती है। वहां पर ही शेखर को नींद आ जाती है। इस रात को विवाहिता शशि अपना सब कुछ स्वेच्छा से शेखर को अर्पण करती है। तब युग युग के प्यासे शेखर और शशि दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। सुबह होते ही शशि चली गई। बाद में शशि के पति के घर से मारकर निकाल दिया जाता है शशि को। अब वह और शेखर के साथ में रहने लगती है। उनका एक छोटा सा घर है, सपनों की दुनिया है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। फिर शेखर बचपन से जो पाना चाहता था, जिसके लिए भटक रहा था, सब जगह ठुकराया गया था, वह अब साकार रूप में उसने शशि में पा लिया था। शशि जो कुछ देना चाहती थी वह सब कुछ शेखर को दिया उसने। इस भाग के अंतर्गत उसका विद्रोही रूप हमें देखने को मिला। क्रांतिकारी के रूप में वो पकड़ा जाता है, जहां पर उसको फांसी की सजा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से कथा वस्तु से पता चलता है कि बचपन से विद्रोह की भावना को लेकर चलने वाला पात्र शेखर के सभी प्रसंगों को देखने पर यह कहा जा सकता है कि शेखर अपने अंत समय तक जीवन की सिद्धि क्या है वह समझ ही नहीं पाता। इसी बात को समझने के लिए उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। समाज भी उसकी खोज में मदरूप नहीं बनता। वह स्वयं मार्ग खोजने निकलता है तो उससे राह तो मिलती है, पर उसकी राह से जहां ले जाती है वह उसकी खोज में समाविष्ट नहीं हो पाता। उसके सच्चे और निर्दोष जीवन की एकमात्र सिद्धि थी, मंजिल थी, वो थी फांसी। तो लेखक पूछता है क्या उसकी फांसी ही उसकी ये सारी मंजिल थी। तो शेखर एक जीवनी के जो दो भागों की कथा वस्तु यानी उपयुक्त बातों को, घटनाओं को लेकर समझाया गया। उपन्यास का तीसरा भाग अप्रकाशित होने के कारण इसकी कथा आगे गोपनीय ही रह गई, यानी इसी फांसी होने वाली होती यहीं तक की इसमें कथा हमें देखने को इस उपन्यास में मिलती है। तो इस तरीके से संपूर्ण कथानक से हमने इस उपन्यास की हर एक कहानी, हर एक यानी विषय को यहाँ पर समझने की कोशिश की। अंत में निष्कर्ष रूप में चलते हैं कि ये उपन्यास क्या है, कि निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जीवनी उपन्यास शेखर एक जीवनी जो है हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में एक सफल आधुनिक और शिशु मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जा सकता है। ये अपने युग के समय की सही दस्तावेज है। शेखर के माध्यम से लेखक अज्ञेय जी ने जीवन को दोबारा जीने का प्रयास किया। जीवन मूल्य के विघटन ने आज आधुनिक जीवन को पूर्ण रूप से विशृंखलित बना दिया था। उपन्यासकार ने शेखर के माध्यम से उसी का अन्वेषण किया। यहाँ पर जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचकर वह फिर से अपने विगत जीवन का अवलोकन करते हैं। जैसे जैसे शेखर पात्र के साथ पाठक आगे बढ़ते हैं, उसके साथ का संबंध गंभीर होता चला जाता है। पात्र के साथ सहजता बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं लगता कि शेखर कोई उपन्यास का पात्र है। उसके जीवन अनुभव यानी क्या होते हैं, दरअसल चलते रहते हैं। हर आम बालक के जीवन के अनुभव होते हैं। और अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी उपन्यास की यही खासियत है कि उपन्यासकार ने पाठक को अपने दृष्टिकोण से पात्र को परखने की खुली छूट दे रखी थी। एक जागरूक उपन्यासकार होने के नाते अज्ञेय ने उनके उपन्यास के पात्र के अंतर्द्वंद, उलझन, दर्शन को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया कि पाठक समुदाय उसके भीतर के सत्य को खोजने के लिए एक प्रकार की यानी उसके अंदर तीव्र जिज्ञासा का अनुभव करता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास एक युग सापेक्ष है, यानी युगानुरूप परिदृश्य में शेखर की प्रासंगिकता को हम नकार नहीं सकते। मतलब हर इंसान आज शेखर की जैसी स्थितियों से हर एक युवा शायद गुजर रहा है आज के समय में। शेखर एक जीवनी उपन्यास जिस समय लिखा गया था उस समय भी प्रासंगिक था, आज के समय भी शेखर एक जीवनी प्रासंगिक है।
एक जीवंत पात्र है शेखर, इसलिए शेखर एक जीवनी उपन्यास हिंदी साहित्य जगत का एक कालजयी उपन्यास है। और हम यही कह सकते हैं कि आगे के समग्र उपन्यास साहित्य में से शेखर एक जीवनी अन्यतम कृति है। दूसरी ओर आगे हिंदी जगत में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि क्या है, एक अनुष्ठान है। तो इस तरीके से इस उपन्यास को हमने यहाँ पर कवर किया। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में आप समझ सकते हैं शेखर मुख्य पात्र है, शशि, सरस्वती, शांति, ये सभी नाम आते हैं। तो ये इसके गौड़ पात्र होते हैं, ठीक है, यानी ये महिला पात्रों में आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, शेखर के प्रमुख कथानक पर उसका विश्लेषण किया। तो उम्मीद करते हैं आपको परीक्षा में इससे संबंधित काफ़ी कुछ फैक्ट आपको हमने कवर क्लियर करवा दिए, और जिससे कि आपको परीक्षा में कुछ बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। तो इससे कथानक से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न ऐसा बनता है तो आप इसके इस संपूर्ण कथानक जो सारांश हमने देखा उससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण उपन्यास को लेकर, जो हमारा इसी इकाई से संबंधित होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।